हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके वीडियो एग्जाम के लिए एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं और यहाँ भी हम ढेर सारे बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा देखिए, अगर आप यहाँ पर जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा पाते हैं, तो अगर आप डिटेल क्लास चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको जो है ढेर सारी टॉपिक की वीडियोज़, अलग अलग टॉपिक की वीडियोज़ मिल जाएंगी। वहाँ से आप बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हमारे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है मास्टर, एम्बर, बॉम्बे, एनिमल और एब्डोमेन। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या समानता है, क्या लॉजिक हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर हम देखते हैं कोई लॉजिक, तो देखिए यहाँ 6 लेटर हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 5 लेटर हैं। यहाँ पर भी 6 लेटर हैं और यहाँ भी 6 लेटर हैं, यहाँ 7 लेटर हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ लेटर का कोई लॉजिक तो हमें समझ नहीं आ रहा है। अब इसके अलावा अगर और हम लॉजिक देखें तो यहाँ पर अब देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमें हर लेटर जो है वर्ड में एक लेटर कॉमन दिख रहा है जो कि एम है। देखिए, एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में है। अब देखते हैं पहले में, देखिए एम कहाँ है, पहले स्थान पर है। दूसरे में एम दूसरे स्थान पर है। तीसरे वर्ड में तीसरे स्थान पर है। चौथे वर्ड में चौथे स्थान पर है। और पांचवें वर्ड में ये पांचवें स्थान पर है। तो इसका मतलब यहाँ जो है लेटर का लॉजिक है, ये जो एम जो है इसका स्थान बढ़ता जा रहा है। तो अब एम इस यहाँ पर पांचवें स्थान पर आया है, तो इसके बाद ये कहाँ आएगा, छठे स्थान पर। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम है वो छठे नंबर पर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा जेंडर मेथड। ठीक है, इसके द्वारा हम ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करते हैं। तो जेंडर में क्या है, देखिए सबसे पहले कहा गया है जो हमसे क्वेश्चन, आई जे का मामा है। इसका मतलब अगर आई मामा है तो आई क्या होगा, आई होगा पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें आई क्या हो, महिला हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है आई जो है सबसे लास्ट में है। और जी इंटू आई, यहाँ पर देखिए इंटू का मतलब है ई एफ की बहन है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे जी आई की बहन है। तो यहाँ से हमें आई का जेंडर ही नहीं क्लियर हो पाएगा कि आई जो है पुरुष है या फिर महिला है। तो ये ऑप्शन कभी भी हम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा है आई माइनस जे, तो माइनस का मतलब है ई एफ का भाई है, यानी यहाँ हम पढ़ेंगे आई जी का भाई है। तो यहाँ पर आई पुरुष आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है बनाया जा सकता है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वन की नहीं है, ये आई है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अब यहाँ भी देखिए आई लास्ट में है, तो ये भी कभी भी यहाँ भी आई का जेंडर पता नहीं चल पाएगा, तो इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ लिखा है आई प्लस जी, तो देखिए प्लस का अर्थ है ई एफ की माँ है, यहाँ हम यानी यहाँ हम पढ़ेंगे आई जी की माँ है। तो यहाँ आई क्या आ रही है, महिला। इसलिए ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि आई क्या होगा, पुरुष। अब हम इसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए आई माइनस जी, माइनस का मतलब है ई एफ का भाई है, यानी यहाँ हम पढ़ेंगे आई जी का भाई है। तो इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। आई जो है किसका भाई है, जी का भाई है। अब आई पुरुष है, इसलिए इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे। फिर कहा गया जी प्लस एच, प्लस का अर्थ है ई एफ की माँ है, यानी जी एच की माँ है। तो जी देखिए किसकी माँ है, एच की, और जी माँ है, इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे क्योंकि ये महिला होगी। फिर कहा गया है एच इंटू जे। अब इंटू का मतलब है ई एफ की बहन है, यानी इसको हम पढ़ेंगे एच जे की बहन है। तो एच जो है किसकी बहन है, जे की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए निकल कर आ चुका है आई जो है जे का मामा, क्योंकि जे की माँ के भाई हैं आई, तो भाई कौन होते हैं, माँ के मामा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए कथन एवं कार्यवाही का क्वेश्चन है ये हमारा, स्टेटमेंट वाला। तो यहाँ हमसे पहले कहा गया, स्टेटमेंट दिया गया है, राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई। ठीक है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्यवाही दो हमें दी गई हैं। पहली कार्यवाही कह रही है कि उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए। अच्छा, आपने देखिए जब स्टेटमेंट पढ़ा, तो यहाँ पर हमें जो है सबसे मेन चीज़ क्या दिखी, कि फसल के नुकसान के बारे में हमें ज़्यादा जोर दिया गया इस स्टेटमेंट में। जबकि यहाँ कह रहा है उम्मीदवारों के प्रचार पर, मतलब
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कभी भी आपने ऐसा सुना है क्या कि बारिश की वजह से जो है चुनाव ना हुआ हो, या जो है उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पाए इसलिए उनको जो है चुनाव का तारीख जो है बढ़ा दी गई हो? तो ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सुना है, बल्कि एक ही टाइम पर चीज़ होती है जो कि क्या है, चुनाव होते हैं। इसलिए ये कभी भी कार्यवाही सही नहीं होगी। अच्छा, दूसरा कह रहा है सरकार को प्रभावित लोगों को राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। देखिए ये जो है कार्यवाही बिल्कुल सही है। भाई फसलों को नुकसान हुआ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, राहत पैकेज की सरकार को घोषणा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा केवल दूसरी कार्यवाही जो अनुसरण करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है एक रैंकिंग का क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे कहा गया ABCDEF नाम के 6 मित्र हैं, प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं। फिर कहा गया सी को केवल ए और ई से अधिक अंक मिले हैं, यानी सी अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसको केवल जो है ए और ई से अधिक अंक मिले हैं, बाकी सभी से इसको जो है कम अंक मिले हैं। ठीक है, यानी 6 लोग थे तो जो 3 होंगे वो इसके आगे ही होंगे। उसके बाद कहा गया डी को केवल बी से कम अंक मिले हैं। अच्छा, इसका मतलब डी जो है ये इसको केवल जो है बी से कम अंक मिलते हैं, बाकी सभी से जो है अधिक अंक मिलेंगे। इसका मतलब जो ए ई सी है, एफ है, ये सभी इसके क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे डी के। अब यहाँ पर हमसे कहा गया ई को सबसे कम अंक नहीं मिले। देखिए यहाँ पर अब इसको हम बनाते हैं तो हमें पता है सी जो है केवल 2 व्यक्तियों से जो है कम अंक पाता है, सॉरी ज़्यादा अंक पाता है, जो कि कौन है, ए और ई हैं। अब इस ए और ई में हम देखिए लास्ट में किसको रखेंगे, ई को सबसे कम अंक नहीं मिले, इसका मतलब ई लास्ट में नहीं होगा, तो लास्ट में होगा कौन, ए होगा। ठीक है, ए के आगे ए के ई होगा। अब ई के आगे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सी को केवल 2 व्यक्तियों से अधिक अंक मिले हैं। अब यहाँ से कहा गया था डी को केवल जो है बी से कम अंक मिले हैं, तो देखिए डी को केवल बी से कम अंक मिले हैं। ठीक है, यानी बी ही सबसे ज़्यादा अंक पाने वाला होगा। अब बात आती है एफ को हम कहाँ रखें। देखिए एफ को इधर रख नहीं सकते सी के पीछे, क्योंकि सी को केवल 2 व्यक्तियों से अधिक अंक मिले हैं। और यहाँ पर एफ को हम डी के आगे भी नहीं रख सकते, क्योंकि डी के आगे अगर रख देंगे तो डी 2 व्यक्तियों से कम अंक पाएगा। ठीक है, तो एफ कहाँ रहेगा, एफ हमेशा रहेगा यहाँ पर बीच में, यानी सी के आगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा बन गया। अब यहाँ आगे देखिए कहा गया जिसे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले उसे 81 अंक मिले। देखिए तीसरा सर्वाधिक अंक किसे मिलेगा, बी डी एफ, यानी एफ को मिलेगा। तो एफ को कितने अंक मिले हैं, 81। और कहा गया है ई को मिले हैं 62। ठीक है, तो ई को कितने मिले हैं, 62 अंक मिले हैं। तो हमसे पूछा गया सी के अंक निम्न में से कौन हो सकते हैं। अब देखिए हमें पता है कि सी का जो अंक होंगे वो 62 से अधिक होंगे, लेकिन 81 से कम होंगे। तो देखिए ऐसा हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी 70। देखिए 94 जो है ये 81 से अधिक हो जाएगा, 86 भी 81 से अधिक हो जाएगा, और 61 जो है ये 62 से कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यानी 70। ठीक है, तो रैंकिंग का क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये हमारा है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से हमसे एक जो है क्वेश्चन पूछा गया है टी क्यू की ग्रैंड मदर है, तो किस कथन की आवश्यकता है ये आंसर बताने के लिए। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर 2 हमें पॉइंट दिए गए, 2 स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट से देखते हैं, कहा गया पी क्यू की माता है, तो इसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे। पी जो है किसकी माता है, क्यू की। ठीक है, तो पी क्यू की क्या है, माता। अब पी माता है इसलिए ये महिला होगी, तो इसको हम सर्किल में बंद कर देंगे। फिर कहा गया क्यू आर का पुत्र है। देखिए क्यू किसका पुत्र है, आर का। अब क्यू आर का पुत्र है और क्यू पी का भी पुत्र होगा, क्यू पुत्र होगा इसलिए ये पुरुष होगा, तो इसको बंद कर देंगे ट्रायंगल में। अब पी का भी पुत्र है और आर का भी पुत्र है, इसका मतलब आर जो है वो पी का क्या होगा, पति होगा। ठीक है, अब इसके आगे कहा गया आर टी का पुत्र है। ये जो आर है ये किसका पुत्र है, तो ये पुत्र है टी का। तो देखिए क्या पहले स्टेटमेंट से हमारा निकल कर आ रहा है टी क्यू की ग्रैंड मदर है। तो देखिए यहाँ से टी जो कौन है, क्यू के पिता की। अब इसका जेंडर नहीं क्लियर है, ये महिला है या पुरुष। तो यहाँ पर ये ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है। तो केवल पहले से तो आंसर निकला नहीं। ठीक है, अब दूसरे से देखते हैं क्या निकल रहा है। कहा गया एल एन का पिता है, तो देखिए एल जो है वो किसका पिता है, एन का। अब एल पिता है तो इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे, पुरुष होगा। और कहा गया और एन टी की पुत्री है। एन जो है किसकी पुत्री है, टी की। इसका मतलब ये देखिए एल एन पुत्री हो गई तो ये सर्किल में बंद हो जाएगी, महिला होगी। और ये टी की पुत्री है तो एल जो एन है वो एल की भी पुत्री है और टी की भी पुत्री है, यानी टी जो है एल की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब देखिए केवल दूसरा कथन भी जो है हमारा आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या देखते हैं, दोनों कथन को जोड़कर आंसर निकल पाएगा। देखिए ये पहला तो हम बना चुके थे, इसी में दूसरा अगर बनाते हैं तो कहा गया एल एन का पिता है।
अब एल एन का पिता भी कहाँ बनाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। और एन टी की पुत्री है, देखिए एन किसकी पुत्री है, टी की, और टी आ चुका था यहाँ पर। तो एन पुत्री है यानी एन जो है वो आर की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। तो एन टी की पुत्री हो गई। अब शुरुआत में कहा गया था एल एन का पिता है, देखिए एल कौन है, एन का पिता। अब टी की पुत्री है ये, तो ये एल की पुत्री भी है, इसका मतलब, और ये कौन है, पिता है एल, तो टी कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी। अब जो है यहाँ से देखिए निकल कर आ चुका है टी जो है क्यू की कौन है, ग्रैंड मदर, क्योंकि क्यू के पिता की माता। तो यहाँ पर इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है पर्याप्त हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ है, यहाँ पर लिखा गया ए को 1 से कोड किया गया है, बी को 3 से कोड किया गया है, सी को 5 से कोड किया गया है। तो हमें बताना है फैजेड की कोडिंग क्या होगी, FAZED, ठीक है, इसकी कोडिंग बतानी है क्या होगी। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पर 1 ही लिखा गया है। लेकिन बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है और यहाँ पर कितना लिखा गया, 3, यानी 1 बढ़ाकर लिखा गया। अब सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है लेकिन यहाँ लिखा गया 5, तो यहाँ 2 बढ़ाकर लिखा गया। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्या हो सकता है ये नंबर बनने का। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक है, अगर हम 1 का डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, 2, और इस 2 में अगर -1 कर दें तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 का जो डबल हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 -1 3 हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, और 6 -1 5 हो जाएगा। यानी यहाँ लॉजिक निकल कर आया डबल -1, ठीक है। तो सभी की प्लेस वैल्यू को हम डबल -1 करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, यानी 6 दूनी 12, और 12 -1 क्या हो जाएगा, 11। ए का तो 1 होगा ही, डबल -2 डबल -1, ठीक है। जेड देखिए 26 होता है, 26 का डबल 52 होगा, 52 -1 51 हो जाएगा। 5 ई होता है, 5 दूना 10, 10 -1 9, और ये 4 होता है, 4 दूना 8 -1 7। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 51 और 9 हो जाएगा 60, 60 और 11 हो जाएगा 71, 71 और 1 हो जाएगा 72, और 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमें बताना है कि इन 4 में से कौन सा पासा जो है बनाया जा सकता है इस खुले पासे से। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हमारा होता है कि हम विपरीत सतह का पता लगाते हैं, और हमें अच्छी तरीके से पता है यहाँ हर अल्टरनेट सरफेस क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ से डॉलर का विपरीत क्या निकल कर आ जाएगा, ट्राइंगल, और हैज़ का विपरीत क्या निकल कर आएगा, परसेंट। तो हैज़ का विपरीत हो गया परसेंट। अब एट द रेट का विपरीत जो बच गया कौन सा, कॉपीराइट, तो इसका विपरीत हो जाएगा कॉपीराइट। अब देखिए हमें पता है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं और हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें 2 विपरीत सतह क्या हो, एक साथ दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले में आया है एट द रेट हैज़ डॉलर। तो देखिए यहाँ से एट द रेट हैज़ डॉलर, कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं है, यानी ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं ट्रायंगल कॉपीराइट परसेंट। देखिए ट्रायंगल कॉपीराइट परसेंट, अब यहाँ भी कोई 2 विपरीत सतह नहीं आई हैं। तीसरा देखते हैं डॉलर कॉपीराइट हैज़, तो यहाँ से आया ट्रायंगल कॉपीराइट है, ट्रायंगल हो गया, कॉपीराइट हो गया, हैज़ हो गया। अब इसका मतलब यहाँ कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं हट रहा है जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ आई हों। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अब कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या होता है, जब इस तरीके से कोई भी ऑप्शन ना हटे तब जो है हम रोटेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रोटेशन मेथड क्या कहता है, जो लेटर की रोटेशन ऊपर होगी वही रोटेशन यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो पहले अगर हम देखें तो देखिए एट द रेट डॉलर हैज़ की रोटेशन देखिए कैसी है, तो एट द रेट डॉलर और हैज़ की रोटेशन है क्लॉकवाइज, ठीक है। एट द रेट डॉलर हैज़ की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज है। और यहाँ देखते हैं एट द रेट डॉलर हैज़, तो यहाँ भी रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज ही है, यानी ऑप्शन ए जो है ये बनाया जा सकता है। अब यहाँ देखते हैं दूसरे में ट्रायंगल कॉपीराइट परसेंट। देखिए ट्रायंगल कॉपीराइट परसेंट, अब यहाँ से हम अगर हम देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ से हम ऊपर रोटेशन चेक करेंगे वहीं से हम नीचे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर हम ट्रायंगल से रोटेशन चेक करते तो यहाँ भी हम ट्रायंगल से ही रोटेशन चेक करते, लेकिन यहाँ से अगर कॉपीराइट से चेक करेंगे तो यहाँ भी कॉपीराइट से ही चेक करेंगे। देखिए यहाँ से कॉपीराइट से अगर चेक करें तो कॉपीराइट परसेंट डॉलर आएगा क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ से देखिए कॉपीराइट परसेंट डॉलर ट्रायंगल आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आया हैज़ डॉलर कॉपीराइट, अब हैज़ आया है, डॉलर ट्रायंगल आया है और कॉपीराइट। तो देखिए हैज़, ट्रायंगल और कॉपीराइट यहाँ है। अब ये देखिए कॉपीराइट दाईं तरफ है तो ये दाईं तरफ ही रहेगा, लेकिन ये इसको हम ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम रोटेशन इसकी चेक करते हैं हैज़ से, तो हैज़ डॉलर कॉपीराइट की रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज।
जबकि यहाँ हैज़ ट्रायंगल कॉपीराइट की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर अगला है हैज़ डॉलर कॉपीराइट। अब देखिए हैज़ डॉलर कॉपीराइट, इसकी रोटेशन चेक करके देख लीजिए, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, हैज़ डॉलर कॉपीराइट, तो हैज़ यहाँ है, डॉलर यहाँ है और कॉपीराइट यहाँ है। तो कॉपीराइट को देखिए हम कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं और यहाँ भी ले जा सकते हैं। तो कॉपीराइट को हमने यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ से अगर रोटेशन चेक करें, कॉपीराइट डॉलर हैज़ की रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से कॉपीराइट डॉलर हैज़ की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी रोटेशन हमारी समान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का क्वेश्चन, कथन एवं तर्क। यहाँ से देखिए एक हमारे सामने जो है कथन दिया गया है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब देखिए पहला तर्क कह रहा है हाँ, दूसरा कह रहा है नहीं। देखिए यहाँ पर हाँ और नहीं से फर्क नहीं पड़ता, हम ये देखते हैं कि कौन सा तर्क ठोस है। ठीक है, क्या रीज़न उसके पीछे दिया जा रहा है। तो पहले में देखिए कहा गया हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। तो देखिए ये जो है तर्क 100% ठोस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ भी पैथोलॉजी होती है वहाँ बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यहाँ पर भ्रूण लिंग की जांच करवा नहीं होती है। ठीक है, इस पर सरकार ने क्या किया है, बैन किया हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग जो है पहले ही चेकअप करा लेते थे कि लड़का है या लड़की है, और जिसको लड़की नहीं चाहिए होती थी वो क्या कर देते थे, वो जो है उनको जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया करते थे। इसलिए इस पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई है। तो पहला तर्क क्या है, ठोस है। दूसरा कह रहा है नहीं, लोगों को अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। देखिए ये तर्क कभी भी ठोस नहीं होगा भाई, अजन्मे बच्चे के बारे में जानकर आप क्या करोगे, है ना। ठीक है, तो केवल यहाँ पर तर्क एक जो है वही यहाँ पर ठोस होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी देखिए स्टेटमेंट आर्गुमेंट का है। कहा गया क्या कोयले में क्या भारत में कोयले खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए। अब पहला तर्क कहता है हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले के वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेंगे। तो देखिए क्या ये तर्क कभी भी ठोस हो सकता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे कि कहा गया कि अगर इसी तरीके से जनसंख्या भारत की बढ़ती रही तो हमें जो है अनाज की बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज से ही खाना खाना बंद कर दें, है ना। हम क्या करें, उसके जो अन्य उसके उपाय हैं वो कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून ला सकते हैं, या जो है कृषि को और उत्तम बनाएं। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, बल्कि हम जो है इसको बंद नहीं कर सकते। इसलिए कथन तर्क जो तर्क पहला है ये क्या है, कमज़ोर है। दूसरा कह रहा है नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये बिल्कुल देखिए सही है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऊर्जा स्रोत वैकल्पिक नहीं हैं। जैसे कि सोलर होता है और बहुत सारी एनर्जी जो होते हैं सोर्स होते हैं, तो हमारे पास सीमित सोर्स हैं। इसका मतलब दूसरा जो तर्क है वो यहाँ पर ठोस है। और कोयले से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बिजली बनाई जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम जो है कोयले से होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से देखिए है, एडजस्टिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखिए क्या करते हैं, पेयर जो है पता लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं एडजस्टिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें जल्दी से पेयर इसमें निकालना है तो सबसे ऊपर हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 1 4 10 21 19 20 9 14 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला। अगर यहाँ पर क्रम की बात कही गई होती तो हम सिर्फ बाएं से दाएं काउंट करते, और यहाँ पर अगर श्रृंखला की बात की जाती है तो हम दोनों तरफ से काउंट करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला कहा गया है, तब भी हम जो है दोनों तरफ से ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से का मतलब, जैसे ए और सी के बीच हमें पता है एक लेटर आता है, तो ए और सी के बीच पेयर तभी बनेगा जब उनके बीच एक ही लेटर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें देखना है। अब देखिए ए से हम पेयरिंग देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 से आगे नंबर बढ़ना शुरू करेंगे, तो जो नंबर जिस नंबर के ऊपर आ जाएगा वही उसका पेयर बन जाएगा। देखिए 1 के आगे क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोई भी नंबर समान नहीं आया। 4 के आगे देखिए, 4 से बनाते 5 6 7 8 9, देखिए 9 पर 9 आ चुका है, इसका मतलब 4 का पेयर 9 से बन जाएगा। ठीक है, तो डी और आई के बीच 4 लेटर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में भी यहाँ पर भी है, इसलिए बन गया। अब 9 के आगे 10 11 नहीं बनेगा। ठीक है, 10 का देखते हैं, 11 12 13 14 15 16, 10 का भी नहीं बना। अब 21 देखिए बड़ा लेटर है और इसके सारे आगे छोटे हैं, तो कभी भी कोई बड़ा लेटर छोटे लेटर से कभी भी पेयर नहीं बनाता।
अब 19 के आगे देखिए 20 आ गया, तो 19 20 से पेयरिंग करेगा, ठीक है। इसके आगे सारे छोटे हैं, नहीं बनेगा। 20 से भी सारे छोटे नहीं बनेगा, 9 10 11 बनेगा, 14 नहीं बनेगा। तो यानी बाकी कोई भी पेयर आगे नहीं बनेगा। अब जो काम हमने बाएं से दाएं किया है वही काम हम दाएं से बाएं करेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ से काउंट करना है। तो देखिए अब हम 7 से काउंटिंग करेंगे, तो 7 के आगे हम पढ़ेंगे 8, तो 7 के बाद 8 9। देखिए 7 का पेयर 9 से बन गया, 9 पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 10 11 12 13 14 15 आगे नहीं पेयर बनेगा। 14 के बाद देखते हैं 15 16 17 18 19, ये भी नहीं बना। 9 का 10 11 12 13 नहीं बनेगा। 20 का किसी से नहीं बनेगा, 19 का भी नहीं बनेगा, 21 का भी नहीं बनेगा, 10 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 1 का नहीं। तो यहाँ पर टोटल पेयर कितने बने हैं? 3, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका, वो यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ इस फिगर में हमें बताना है कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो ये देखिए बेसिक जो फिगर है, दो बेसिक फिगर से हमारी मिलकर बनी हुई है। पहली ये बेसिक फिगर और दूसरी बेसिक फिगर जो है ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है जितने पार्ट में डिवाइड होता है उसका डबल होते हैं, तो 1 2 3 4 का डबल 8 हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 और उनको जोड़ देते हैं, तो यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ देखिए आपको बेसिक फिगर ऐसे 3 दिख रही होंगी, एक ये दिख रही है, एक ये बड़ी वाली और एक ये छोटी वाली। तो देखिए ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ 8 ट्रायंगल होंगे। ये भी 4 पार्ट में है तो 8 यहाँ भी होंगे, ये भी 4 है तो 8 यहाँ भी होंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 24, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो है हम अब अलग अलग यहाँ पर काउंट करते हैं। तो अलग अलग देखिए कैसे काउंट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है ये एक सीधी लाइन खींची गई है और ये जो लाइन है इस पर हम काउंट करेंगे। देखिए कितने ट्रायंगल हैं, ये जो त्रिभुज पूरा बना है, ठीक है। तो ये इस तरीके का त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, अब इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 3, क्योंकि एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ से कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए जब हम इसमें काउंट करेंगे इस वाले ट्रायंगल में नीचे वाले, तो यहाँ भी ये बीच में लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कितने निकलेंगे? 3 ही निकलेंगे, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा और एक पूरा बड़ा वाला। 3 यहाँ से निकल गए। अब इसी तरीके से यहाँ से बीच से देखिए ये बड़ी वाली जो लाइन है, इस पूरी बड़ी लाइन पर जो है इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ से एक बड़ा त्रिभुज ये निकलेगा और एक बड़ा त्रिभुज ये निकलेगा और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज निकलेगा। तो यहाँ से भी कितने निकलेंगे? 3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 9 जो है और निकले हैं, ठीक है। 3 3 6, 6 3 9। अब देखते हैं क्या यहाँ पर और कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर निकलेंगे। तो देखिए इसको पहले हटाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल थे ये हमने काउंट नहीं किए, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर 4 ट्रायंगल जो है और एक्स्ट्रा निकलेंगे, तो इन 4 को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर हो गए 24, 24 और 9 33, 4 37, ठीक है। यानी यहाँ पर 37 जो है ट्रायंगल होंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारा क्लॉक का, और क्लॉक एरर का ये क्वेश्चन है। कहा गया एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, ठीक है, मतलब घड़ी क्या है? तेज है। कहा गया रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, ठीक है। अब पीछे कैसे होगी भाई? घड़ी जो है तेज हो जो है उसको हमने क्या किया, पहले 5 मिनट पीछे कर दिया रविवार शाम 5 बजे। फिर कहा गया यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो। अब घड़ी खराब है, घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, तो हम उसको कितना भी पीछे कर ले, एक टाइम ऐसा आएगा जो घड़ी तेज हो जाएगी। तो हमसे पूछा है तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। देखिए कहते हैं ना, रुकी हुई घड़ी भी हर 24 घंटे में एक बार जो है सही समय दिखाती है। तो वही यहाँ पर भी होता है, कोई भी घड़ी खराब हो हर 24 घंटे में एक बार जो है सही समय जरूर दिखाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। घड़ी तेज हो अथवा धीमी या आगे या पीछे, इसको हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। देखिए आगे किया गया होगा या फिर पीछे किया होगा, उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और नीचे आगे और पीछे, या आप इसको तेज और धीमा भी बोल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो शुरुआत में क्या किया था, 5 मिनट जो है पीछे किया गया था, उसके बाद 7 मिनट वो आगे हो गई। तो आगे और पीछे दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कुल समय से यानी कुल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम आगे पहले क्या किया गया, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो 5 मिनट पीछे थी, तो इसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 5। अब नीचे दोनों को जोड़ लेंगे 5 और 7, जो पीछे की गई थी और आगे हुई, तो 5 + 7। अब हम गुणा कर देंगे कुल समय से। देखिए कुल टाइम कैसे निकालेंगे हम, रविवार शाम 5 बजे की बात की गई है, यानी रविवार 5 PM की बात की गई है।
और कब तक की? मंगलवार 5 PM की। ये मंगलवार 5 PM की बात की गई है। तो देखिए रविवार 5 PM से सोमवार 5 PM पर तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे टोटल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और सोमवार 5 PM से मंगलवार 5 PM ये भी 24 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल समय कितना हुआ? 48 घंटे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/12 गुणे 48, तो ये कट जाएगा, 12 चौक 48, यानी यहाँ से आएगा 20 घंटे, ठीक है। यानी इसने जो है रविवार शाम 5 बजे से 20 घंटे बाद जो है इसने सही समय दिखाया होगा। तो अब यही सब 20 घंटे क्या करने हैं हमें? रविवार शाम 5 बजे में जोड़ने हैं। तो यहाँ इसको देखिए जोड़ेंगे कैसे? रविवार 5 PM का टाइम है, तो हमें इसमें जोड़ने हैं 20 घंटे। तो हम क्या करेंगे? इसको 12 के मल्टीपल में जोड़ेंगे, तो टोटल हम 24 घंटे इसमें जोड़ देते हैं। जैसे हम इसमें 24 घंटे जोड़ेंगे तो सोमवार के 5 PM हो जाएंगे, सोमवार के 5 PM। अब लेकिन जोड़ने हमें 20 थे, जोड़ा हमने कितने? 24। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 4 माइनस कर देंगे। तो जब इसमें 4 माइनस करेंगे तो ये टाइम हो जाएगा सोमवार के का 1 PM, यानी कि दोपहर सोमवार 1 बजे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब ये है हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया एक परीक्षा में 80 छात्र जो है भौतिक विज्ञान में, 70 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 15 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। देखिए ये हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जो जो दोनों वाला डाटा दिया गया है ये किस चीज़ का डाटा है? तो ये है दोनों में फेल का डाटा, और जबकि ऊपर ये परसेंट जो दिया गया है ये है क्या है? पास वाला परसेंट। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों परसेंट को फेल परसेंट में बदल लेंगे। अब हमें पता है, देखिए टोटल जो होगा वो 100% होगा, ठीक है, 100% होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर फिजिक्स में हम यहाँ पर फेल कैंडिडेट निकालें, कितने परसेंट फेल हुए होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये है सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स, और ये है केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें से 80% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? तो 100 से हम 80 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20%, यानी फिजिक्स में 20% जो है वो फेल हुए हैं। अब केमिस्ट्री में फेल कितने हुए हैं? तो केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, टोटल पास हैं 70, तो 100 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी टोटल फेल हुए हैं 30%। और देखिए दोनों में फेल हमें बोथ फुल जो है फेल बताया गया कितना? 15%, ठीक है। दोनों में जो फेल का डाटा है वो कितना है? 15%। अब यहाँ पर हमें पता है जो दोनों वाला डाटा होता है वो कॉमन होता है, उसको हम बीच में रखते हैं, तो ये 15% हम कहाँ रखेंगे? बीच में। और यहाँ से देखिए फिजिक्स में कितने फेल आए हैं? 20%। अब ये फिजिक्स का पूरा गोला है तो 15 पहले से है, तो बचा कितना? 5, तो ये हो जाएगा 5%। अब केमिस्ट्री में देखिए टोटल फेल कितने हैं? 30, और यहाँ पर 15 इस गोले में पहले से हैं, तो यहाँ कितना बचा? 15 ही बचा। अब ये टोटल हो गया 30। तो यहाँ आगे हमसे कहा गया है ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 325 है, तब कुल कितने छात्र ने परीक्षा दी? कुल छात्रों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए फेल कैंडिडेट कितने हो गए टोटल? जो फेल हुए वो हो गए टोटल 5 + 15 + 15, ठीक है, यानी 15 15 30 35। तो 35% जो है वो टोटल फेल हुए हैं। तो अब यहाँ से देखिए पास कितने हुए होंगे? तो 5% कितना हुआ होगा? 100 में से, यानी 100% में से हम 35% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 65%, यानी जो पास कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? 65%। अब पास कैंडिडेट की संख्या हमें दी गई 325, यानी 65% की जो वैल्यू हमें कितनी दी गई? 325, ठीक है। तो यहाँ से हमें 100% निकालने हैं, यानी 100% छात्रों की संख्या। तो 100% छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 325/65 गुणे 100। अब इसको काट पीट लीजिए, देखिए 13 से काटेंगे, 13 पचे 65, फिर 13 दूनी 26, बचेगा 6, 13 पचे 65, 5 से कट जाएगा 5 25, तो यानी आ गया ये 500, ठीक है। तो कुल जो है छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने परीक्षा दी? 500, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का, यानी निर्णय लेना। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे कि आपको किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब निकलता है तो वहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है कि आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो है इतनी एज होनी चाहिए, ये सब जानकारियाँ होती हैं, तभी आप जो है वहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यही सब यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इसमें कहा गया पहले पॉइंट में कहा गया है कि कम से कम ग्रेजुएशन में, स्नातक में 60% अंक होने चाहिए, यानी जो ग्रेजुएशन है इसमें आपके कम से कम 60% अंक होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 1/1/2010 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी एज आपकी जो है वो 21 से 28 के बीच होनी चाहिए, 21 से 28 के बीच की, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है
कि 50,000 रुपये जमानत के रूप में भुगतान करने के लिए तैयार हों, यानी 50,000 रुपये जो है वो जमानत के रूप में जमा करने के लिए तैयार होने चाहिए। चौथा पॉइंट ये कहता है कि चयन परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों, मतलब जो पेपर होगा इसके लिए आपको उसमें जो है 40% कम से कम जो है नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। पांचवा जो है पॉइंट ये कहता है कि आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में 50% कम से कम अंक प्राप्त होने चाहिए। तो ये है आपका इंटरव्यू का पार्ट, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 50% का अंक प्राप्त होने चाहिए। अब देखिए इसके अलावा भी ऑप्शन ए और बी दिया गया है, तो यहाँ लिखा गया उपरोक्त एक। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ऑप्शन तुम आपके पास नहीं है तो आपके पास यहाँ पर कहा गया लेकिन स्नातकोत्तर में यानी पीजी में कम से कम 65% अंक होने चाहिए। तो इस मामले को जीएम कर्मी को भेजा जाना है, ठीक है। यानी अगर आप पहली शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो इसके स्थान पर आपके पास पीजी होना चाहिए और जिसमें कम से कम आपके 65% अंक होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कहता है उपरोक्त तीन, यानी तीन में 50,000 जो जमानत वाली राशि कही गई है, एक वर्ष के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हों तो इसका मामला जो है ईडी कर्मी को भेजा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके लिए, ऑप्शन नंबर 3 के लिए ये शर्त है। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहा गया सोहन अवस्थी का जन्म 8 जून 1987 को हुआ था। अब देखिए 8 जून 1987 को हुआ है तो इसका मोटा मोटी एज जो है आप निकाल सकते हैं कि 87 से 2000 तक 13 साल वो हो गए और 10 साल और इधर हो गए तो 23 हो गया, और 21 से 28 कह रहा है तो उसकी एज लगभग 23 साल जो है लगभग है। तो इसका मतलब एज में वो जो है क्वालिफाई है, तो एज उसकी है, ठीक है। दूसरा, इसमें उसने कहा कि उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार दोनों में 55% जो है अंक प्राप्त किए, यानी वो जो है पॉइंट नंबर 4 को भी में एलिजिबल है और 5 में भी एलिजिबल है, ठीक है। फिर वो कह रहा है वह 50,000 रुपये की जमानत राशि भुगतान कर सकता है, यानी वो 50,000 यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है पॉइंट, वो भी उसको जो है कंप्लीट करता है। फिर उन्होंने कहा उन्होंने स्नातकोत्तर में 68% और स्नातक में 59% अंक हासिल किए। अब देखिए उसके जो है ग्रेजुएशन में तो 59% ही अंक हैं, लेकिन स्नातकोत्तर यानी पीजी में उसके कितने अंक हैं, 68%, यानी वो पीजी वाली ये जो वो है, जो पहला ये पॉइंट है ए, इसको वो जो है क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब अगर देखिए ये 60% वाला जो है ये क्वालिफाई करता तो इसका चयन किए हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 60% वाला क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसकी जगह पर ये उपरोक्त ए वाला जो दिया गया ऑप्शन ये क्वालिफाई कर रहा है, पीजी वाला। तो पीजी में देखिए क्या कहा गया था, मामला जीएम कर्मी को भेजा जाएगा। तो इसका मतलब बाकी तो सभी ये क्वालिफिकेशन जो है पूरी थी इसकी, सिर्फ पीजी वाला ग्रेजुएशन और मामला मामला जो है फंस रहा था। तो पीजी वाले में इसके 65% अंक हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये जो है सॉरी 65 नहीं 68 थे इसके, हाँ। तो पी इसका मामला जो है जीएम कर्मी को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यदि मामला जीएम कर्मी को भेजा जाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर इतना ही होता है, आपको जो है ध्यान से देखना है क्या क्या जानकारी आपसे मांगी गई है उनको आप साइड में लिख लीजिए। फिर देखिए आप जो है क्वेश्चन जो दिया गया उसमें कितनी जो है जानकारियाँ वो कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। अगर इससे कम करता है तो उसका चयन नहीं होता कहीं भी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया नरेश और अजय के कुल पैसे अतुल के पैसों का 28% है, तो अजय के पास कितने पैसे हैं। अब यहाँ से पहली जानकारी दी गई हमें, अतुल के पास 75,000 रुपये हैं, तो अतुल के पास कितने रुपए हैं, 75,000, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, नरेश और अजय के कुल पैसे अतुल के पैसे का 28% है, यानी अगर नरेश और अजय के पैसे मिलाए जाएँ तो ये जो है अतुल के पैसे का कितना परसेंट है, 28%, ठीक है। और अतुल के पैसे हमें पता है कितने हैं, 75,000, यानी 75,000 का 28% कितना हो जाएगा, इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। 100 जीरो 2 कट जाएंगे, अब 75 की जब हम 28 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21,000, ठीक है। आप जो है इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, काट पीट लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 21,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था, नरेश और अजय के पास कुल पैसे 28% है अतुल के पैसे का, तो पूछा गया है अजय के पास कितने पैसे हैं। अब देखिए केवल कथन से हम ये नहीं बता सकते कि अजय के पास कितने पैसे हैं, क्योंकि 21,000 जो ये राशि है ये नरेश और अजय दोनों की है। अब इसको दूसरे कथन में अगर देखें तो कहा गया नरेश और अजय के पैसों का अनुपात हमें दिया गया है 1:3, तो नरेश और अजय के पैसों का अनुपात कितना है, 1:3। देखिए ये अनुपात हमें रेशियो मिल चुका है, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं अजय के पैसे कितने हैं। देखिए इनका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से अजय के अनुपात कितना है, 3, ठीक है। तो 21 टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे हम 21,000 से, ठीक है। इतना तो मैथ का बेसिक नॉलेज सभी को होगा आपको। अब इसी को हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 5,250, ठीक है। इसको गुणा करेंगे जब 3 से तो 3 जीरो 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 पच्चे
15 यानी 15,750। ये जो आएगा ये किसकी आय है? अजय की। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है आपको दोनों ही कथन की आवश्यकता होगी, यानी यहाँ पर आंसर हमारा जो हो गया वो क्या हो गया? 1 तथा 2 डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, किसी एक से हम आंसर नहीं निकाल सकते, दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगला ये भी हमारा डाटा सफिशिएंसी का है। यहाँ कहा गया 50 विद्यार्थी पंक्ति में सुरेश और मोहन के बीच कितने विद्यार्थी हैं? कहा गया सोहन बाएं से 12वां और मोहन दाएं से 17वां है। तो देखिए पहले कथन से अगर हम इसको बनाएं तो कहा गया सुरेश जो है वो बाएं से 12वां है और मोहन दाएं से 17वां है। देखिए मोहन, ये मोहन हो गया, इसका स्थान दाएं से 17वां है। ठीक है, अब देखिए तो टोटल कितने थे? 50, और यहाँ पर विद्यार्थी हो चुके कितने चुके? 17 और 12 29। यानी अगर हम 50 में से 29 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा 21। यानी इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 21 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे से क्या केवल निकाला जा सकता है? कहा गया जयेश जो बाएं से 20वां है, सुरेश से 6 स्थान दूर है। अब देखिए जयेश के बारे में कहा गया जयेश बाएं से जो है वो 20वें स्थान पर है, जो कि सुरेश से 6 स्थान दूर है। अब ये 6 स्थान इधर भी हो सकता था और 6 स्थान इधर भी हो सकता है, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते कि सुरेश और मोहन के बीच कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर केवल एक जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारा नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 25 का संबंध जैसे 264 से है, उसी तरीके से 49 का जो है 456 से है, तो 31 का बताना है किससे होगा। अब देखिए 25 से 264 यानी बड़ा नंबर बना है, तो बड़ा नंबर कैसे बनेगा? स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई करके ही बनेगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर का कोई लॉजिक नहीं है, क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है। अब मल्टीप्लाई का देखिए लॉजिक क्या हो सकता है? अगर यहाँ पर हम 25 में किसी से गुणा करके आसपास इसके पहुँचना चाहें, तो 25 की देखिए 10 से अगर गुणा कर दे तो 250 हो जाएगा। तो अब 250 में 264 बनाने के लिए 14 हमें जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और यहाँ पर देखते क्या यही लॉजिक चलेगा? तो 10 से जब 49 में गुणा करेंगे तो 490 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 56 बनाने के लिए हमें जो है 66 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 66 जोड़ा गया है, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो और देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ पर 25 में गुणा की गई है 8 से, तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200, और प्लस इसमें 64 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से 49 की गुणा जब हम 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72, 8 चक्कू 32 और 7 39। अब इसमें जब हम 64 जोड़ेंगे तो हमारा 456 बन जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 31 की गुणा करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 तियाँ 24 यानी 248। अब इसमें हम जोड़ देंगे 64, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10, 1 11 और 2 1 3, यानी 312 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ गुणा 8 करके 64 उसमें सभी में जोड़ा गया था। अब ये हमारा है फिगर एनोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला फिगर जिस तरह इससे संबंधित है उसी तरह इसको बताना है किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल एरो थे, यहाँ एरो डबल लाइन में हो गए, तो इसका मतलब ये सिंगल है तो डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है इसको रोटेट कर दिया गया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो जब इसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये लाइन हमें एरो जो है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से डबल लाइन में। ठीक है, तो ये ऐसा हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर देखिए आप किसी टॉपिक की क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।